हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम 2.0 पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन भाई बहनों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मूल विधि और संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस सेशन को पूरा देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया है कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? ऑप्शन ए है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी है मुथुराम लिंगन बनाम राज्य। सी है एबीसी बनाम राज्य। डी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, मुथुराम लिंगन बनाम भारत संघ। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। मुथुराम लिंगन बनाम राज्य के मामले में यह फैसला किया गया है कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। ये नहीं कि आपको एक में क्षमा कर दिया गया तो दूसरे में भी आपको क्षमा कर दिया गया। दूसरे का फैसला बाद में होगा, पहला फैसला उस पर लागू नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सत्कर्ता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है, तो वह किसको सूचित करेगा? वह किसे सूचित करता है? जो निगरानी करके रिपोर्ट लेके आता है, तो वो रिपोर्ट मतलब किसको देता है या किसको सूचित करेगा कि वह व्यक्ति दोषी है? ऑप्शन ए है आपका केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को। वह केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को सूचित करेगा और केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देगा तथा राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखेगा। दोस्तों, साथ में छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं आपको व्याख्या के रूप में दे देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका गठन किया गया था? ऑप्शन है आपका ए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन। ऑप्शन बी है वित्त आयोग। सी है राष्ट्रीय विकास परिषद या डी अंतर्राज्यीय परिषद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद आपका आंसर राइट है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया था 1952 में, यानी 1952 में इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का। यह संवैधानिक निकाय नहीं है फ्रेंड्स, यह आपका राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वह संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका जो कार्य होता है, इसका जो प्रमुख कार्य है, योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यों के सहयोग को प्राप्त करना, सभी अहम क्षेत्रों में सामूहिक आर्थिक नीतियों का प्रोन्नत करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित प्राप्त न हो? तो ऑप्शन ए है आपका 1 महीने, बी है आपका 2 महीने, सी 15 दिन या डी 3 महीने। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने। 1 माह बाद समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति जो होती है वो 1 माह के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है। तो एक बार संसद को 2/3 बहुमत से अनुमोदन कर दिया जाने पर उद्घोषणा
6 माह के लिए फिर से चालू हो जाती है और 6 माह के बाद पुनः समाप्त हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस संस्था को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बहुत ही बारीकी से 1-2 बार जरूर पढ़ा करिए, वरना अक्सर हम क्वेश्चन पढ़ते कुछ और हैं और टिक कुछ और मारते हैं विकल्प में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स का ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अत्याचार निवारण समिति, ऑप्शन बी है शांति हेतु यहूदी वाणी, ऑप्शन सी है ग्रीन पीस, डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जिसकी स्थापना 1961 में लंदन में की गई थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील कौन सी है? पागोंग त्सो लद्दाख, पुलकित झील आंध्र प्रदेश, सांबर खारी झील राजस्थान, चिल्का झील उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर सिविल का कोई भी एग्ज़ाम, IAS में कोई भी एग्ज़ाम हो। मुझे तो ये क्वेश्चन याद है कि अगले साल क्वेश्चन आपके वीडियो एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 1946 में तेभागा आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? सिंध, असम, बंगाल, पंजाब। तो फ्रेंड्स तेभागा आंदोलन जो है वो बंगाल से शुरू हुआ था। यह आंदोलन फ्लाइट कमीशन के विरुद्ध किया गया था। किसानों की मांग थी कि हम 2/3 से ज़्यादा कर नहीं देंगे, इसीलिए यह संघर्ष शुरू हुआ था। यह एक किसान आंदोलन के नाम से भी इसको किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन जोतदारों के खिलाफ और बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता जो था वह आपका कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल है तो कितने अनिवार्य दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को RTI का जवाब देना चाहिए? 10 दिन, 30 दिन, 40 दिन या 20 दिन? तो फ्रेंड्स सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह है 2005 की धारा 11 के अनुसार जब केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी से किसी पर व्यक्ति के हित से संबंधित कोई सूचना मांगी जाती है तब ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से 5 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना अधिकारी को यह सूचना देना पड़ता है। तो यहाँ का ऑप्शन चारों में से कोई नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर होगा, एक विकल्प और आप बढ़ा लीजिए, यहाँ पे ई कर दीजिए, 5 दिन में। 5 दिन में जो इसका राइट आंसर है वो है 5 दिन में। जिस दिन से वो मांगता है सूचना, जैसे जो अप्लाई करता है किसी संस्था या किसी व्यक्ति के बारे में सूचना लेने के लिए, उस दिन से 5 दिन के भीतर उसको सूचना मिल जानी चाहिए। या
जो कहा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन थे? ऑप्शन ए है ऑपरेशन ट्राइड और ऑपरेशन पाइथन, बी है ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन विजय, सी है ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पाइथन, डी है ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन विजय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ समुद्र में जो लड़ाई लड़ी उसी का जवाब देने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निषिद्ध है? मतलब किस क्षेत्र में विदेशी निवेश नहीं किया जाता है? तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो अनुमति नहीं है वो आपका है तंबाकू उद्योग, सिगार, लॉटरी व्यापार, जुआ, सट्टेबाजी, चिट फंड कारोबार, निधि कंपनी, हस्तांतरित विकास अधिकार के में ट्रेडिंग, परमाणु ऊर्जा। ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें विदेशी निवेश नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू उद्योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे जो 1906 में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन बी अमरेंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी अरविंद घोष या डी सूरसेन। तो दोस्तों, दादा भाई नेरोजी जो थे वो राष्ट्रवादियों में युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे जो पार्टी 1906 को शुरू हुई थी। युगांतर पार्टी के सदस्य जो थे वो आपके थे अरविंद घोष, अमरेंद्र चटर्जी, भूपेंद्र कुमार, सूरसेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ए, दादा भाई नेरोजी, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं इनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत में कितने वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? विंध्य, गया, रिमो फर्स्ट, फोगुपुई। तो फ्रेंड्स, ब्लू माउंटेन के रूप में विख्यात फोगपुई भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम का एक लोकप्रिय नेशनल पार्क है। फोगपुई जिसे ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है फोगपुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को जब तक ये अलग नहीं था, जब तक ये शामिल था 2019 के पहले, तब तक 7 जगह पे आपकी द्विसदनीय विधायिका थी। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर अलग हो गया है तब से आपकी ये 6 जगह, अब वर्तमान में 6 जगह हैं। और उससे पहले कहाँ थी? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। अब इसी में से आप जम्मू कश्मीर को काट दीजिए तो 6 जगह आपकी रहेंगी जो वर्तमान में हैं। तो आपका इसका राइट आंसर है बिहार। और वर्तमान में 6 जगह, 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, राष्ट्रपति,
वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो माय डियर फ्रेंड्स, मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और 2 उप गवर्नर होते हैं और 3 सदस्य को भारत सरकार नियुक्त करती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए ज्ञानी जेल सिंह, बी करण सिंह, सी बीके कृष्ण मेनन या डी सरदार पूर्ण सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, समिति के अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। इस समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। भाग 4 का में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद या डी अंतर्राज्यीय परिषद। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद, जिसकी स्थापना 1990 में किया गया था अनुच्छेद 263 में। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबंधित करने का या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 33। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि आर्टिकल 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देश अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम। आर्टिकल 30 क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 30 है। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? इनमें से कौन सा नहीं है? ए है स्मारकों की सुरक्षा, पर्यावरण, अन्य देशों के साथ संबंध, आर्थिक और समाजवादी। तो फ्रेंड्स, आपको राइट आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? तो जिसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आर्थिक और समाजवादी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आर्टिकल 49 में कहा गया है स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की संरक्षण करने के लिए कहा गया है। 48 के काम में जो कहा गया है वो कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीव की रक्षा। और 38 में जो कहा गया है इसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। 51 में क्या गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बिरहोर वन आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं, वह मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या डी बिहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसके इस इरादे को क्या कहा जाएगा? ए अनुमोदन के, बी संज्ञान के, सी बेईमानी के, डी कलह के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो है बेईमानी के, ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आपको ये बताना है कि नीचे दी गई छवि क्या दर्शाती है? साइकिल नहीं, केवल साइकिल, साइकिल पार्किंग, हरित क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल साइकिल। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें, जिससे आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप अधिक से अधिक अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें, जिससे हमारे सभी भाई बहन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये वीडियो देखने से आपकी तैयारी और ही धारदार हो जाएगी। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।